नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं लेकर एक इम्पॉर्टेंट सूचना, और सूचना के साथ साथ अगर मैं कहूं तो अवेयरनेस। बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हो चुकी है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार CSBC एक संस्था है जिसके द्वारा 19,838 प्लस वैकेंसी डिक्लेयर की गई हैं। 10+2 यहाँ पर योग्यता है, और जितने भी बच्चे 12वीं पास हैं वो इस बिहार पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को भर सकते हैं। 18 मार्च 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक इसी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग किसी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, किसी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, तो हमारे सामने एक दुविधा यहाँ पर ये होती है कि इस एग्जाम का फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, हमें किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ेगा, और उन पड़ावों से गुजरकर जो है वो हम लोग इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। देखो बच्चों, अगर हम लोग पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस में सिर्फ और सिर्फ मानसिक योग्यता मैटर नहीं करती, वहां पर आपकी शारीरिक योग्यता भी मैटर करती है। तो आप सभी बच्चों में से जो भी बच्चे बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं, CSBC की वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, और उसी नोटिफिकेशन में आपके हाइट के और आपके चेस्ट के पैरामीटर्स भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले कांस्टेबल का फॉर्म भरने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि क्या हमारी हाइट और हमारे जो और पैरामीटर्स हैं वो उससे मैच करते हैं या नहीं करते। क्योंकि अगर आप शारीरिक मापदंडों पर खरा नहीं उतरेंगे तो रिटन क्लियर भी कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा वहां पर होने वाला है ना। तो वैसे तो सभी बच्चे समझदार हैं और वो ये करके ही फॉर्म भर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं तो आप सबसे पहले जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी को वहां पर जरूर नोट डाउन कर लें। CSBC की वेबसाइट पर आपको पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, वहां पर हाइट के और मेजरमेंट के पैरामीटर्स बताए हुए हैं, क्या आप उन पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। ठीक है, चलिए, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आज बात करेंगे कि मैम एग्जाम जो है वो एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे हम लोग शुरुआत जो है वो शुरुआत करें, और कैसे जो है वो किस स्टेज पर जाकर हमें नौकरी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें याद रखना है, आप सब लोगों को पता है कि कांस्टेबल में सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं उन्हीं के जो है वो उन्हीं के कुछ गुना बच्चों को फिजिकल में भेजा जाता है। फिजिकल जो है वो फिजिकल में जो बच्चे मापदंड पे खरा उतरते हैं उनका फिर मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट के बाद जो लास्ट स्टेज होती है किसी भी सरकारी नौकरी में, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहाँ पर होती है। तो वहां पर जो है वो क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर कांस्टेबल की बात करें तो आपको याद रखना है कि मैम एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर एक ही पेपर होता है जो आपका एलिजिबिलिटी पेपर होता है, जिसमें फर्स्ट जो स्टेज है वो रिटन एग्जाम की है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है 100, यानी आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। अगर मैं समय सीमा भी यहाँ पे बताऊं तो ये 100 क्वेश्चन जो है वो 2 आवर्स में आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। प्लस हर क्वेश्चन जो है वो हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी कर रहा है। तो अगर हम लोग बोलें कि टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, तो मैम टोटल मार्क्स भी यहाँ पर 100 हो जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो टोटल मार्क्स भी कितने हो गए, 100। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ठीक है मैम पेपर तो दे रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो हम बोलेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। यानी जो लोग अपनी किस्मत को बहुत बुलंद मानते हैं कि मेरी किस्मत जो है वो बहुत बुलंद है, वो इस पर्टिकुलर दारोमदार से भी आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग जब हमारे लिए नहीं है तो हम कहीं ना कहीं जो प्रश्न नहीं आते उन पर भी एक बार जोर आजमाइश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फायदा आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है नेगेटिव मार्किंग का। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि मैम ठीक है, एग्जाम पैटर्न में हमको पता चल गया कि 100 क्वेश्चन हैं, 2 घंटे में करने हैं, 100 मार्क्स के हैं, हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क कैरी कर रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे नहीं है। बट मैम कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, हिंदी आप लोगों के बिहार पुलिस कांस्टेबल में आ रही है ना। मतलब अगर हम लोग बोले तो कॉमन वही सब्जेक्ट है जो आपके हर परीक्षा में काम आ रहे हैं। अगर आप इस कंपटीशन की जंग में कूद चुके हैं तो आप याद रखिए, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, और इवन जीके, जीएस जिसे हम लोग बोलते हैं,
ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं ऐसा होता है कि हिंदी हट जाती है, कहीं ऐसा होता है इंग्लिश हट जाती है, बट मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस जो है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, किसी भी स्टेट का कांस्टेबल दो, किसी भी स्टेट के एसआई की परीक्षा पे आप यहाँ पर आ जाओ, या अन्य जितने भी पैरामीटर्स हैं, तो हमको ये मान के चलना है कि अगर हम एक कंपटीशन के युग से जुड़ चुके हैं और हमने ये सोच लिया है कि हमें साल 2025 में सरकारी नौकरी लेनी है, तो हमें अपने ये सब्जेक्ट बहुत मजबूत करने पड़ेंगे। अगर हमने इन सब्जेक्ट को स्ट्रांग नहीं किया ना, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं, और ये और बात है, हम कहते हैं ना कि कम बजट में ज़्यादा फायदा कैसे हो सकता है, तो यही कम बजट में ज़्यादा फायदा है कि आप एक बार इन सब्जेक्ट्स की जो नींव है उसे मजबूत कर लो, आपके बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो आगे तक क्या हो जाएंगे, खिसते चले जाएंगे। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी वही सारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी आप लोगों के सामने है, इंग्लिश आप लोगों के सामने है, मैथ्स, यहाँ पर मैथ्स भी इंक्लूड की गई है, इवन सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट यहाँ पर आपके सामने इंक्लूड किए गए हैं। साइंस भी यहाँ पर आप लोगों के सामने है, जिसमें पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, और उसी के साथ साथ जीएस, जिसे हम लोग जीके बोल सकते हैं, प्लस जो करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का एक मुद्दा ऐसा आता है कि मैम अगर मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे जो कितना पुराना करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, तो आप ये मान के चलो कि आप लोगों का जब भी एग्जाम होने वाला है, एक्सपेक्टेड जो हमारी एग्जामिनेशन डेट है, उस एग्जामिनेशन डेट से 1 महीना तो छोड़ दो, क्योंकि 1 महीने पहले पेपर तैयार हो जाता है यार, है ना, पब्लिकेशन प्रिंटिंग के लिए चला जाता है, क्योंकि एक लार्ज ह्यूज लेवल पे एग्जाम हो रहा है। 1 महीना पहला छोड़ दो और उससे पुराना 6 महीने का करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ डालो। प्लस करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एवं ही नहीं है। आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस इसकी करोगे ना, रोज की खबरों से रूबरू होगे, रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालोगे, अपने फोन में कुछ ऐसे ऐप्स अपलोड करोगे जहां से आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको पता चले कि देश और दुनिया में आखिरकार हो क्या रहा है, तभी आप इस सब्जेक्ट को जी सकते हो। ये सब्जेक्ट जीने वाला सब्जेक्ट है, आपको इसे जीना पड़ेगा, आपको इसे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि एग्जाम से 10 दिन पहले मैं एक बाजार से किताब ले आऊं जिसमें पिछले पूरे साल का करंट हो या पिछले पूरे 6 महीने का करंट है और मैं उस किताब को पढ़ डालूं, बच्चों पॉसिबल ही नहीं है। आप पढ़ भी डालोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, पीसीबी, जीएस और करंट अफेयर्स, ये सब 100 मार्क्स के हैं, और 100 मार्क्स का ये जो पेपर बनेगा, ये 100 मार्क्स का पेपर आपको 2 घंटे में क्या करना है, क्लियर करना है। यानी इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब प्रश्न आता है वेटेज पे, कि वेटेज किस सब्जेक्ट का ज़्यादा है, किसका कम है। मैं कहूँगी सबका इक्वल वेटेज है, किसी का ज़्यादा और किसी का कम नहीं है। ऑल सब्जेक्ट्स कैरी इक्वल वेटेज, सबका वेटेज जो है वो बिल्कुल क्या है, यहाँ पर समान है, ठीक है। तो वेटेज भी इक्वलेंट है, तो हर सब्जेक्ट को हमें बराबरी से पढ़ना है, किसी को ज़्यादा और किसी को कम महत्व नहीं देना, क्योंकि हमारे लिए तो 1 नंबर भी बहुत कीमती है। हमें 1 सीट चाहिए, हमें 19,838 प्लस में से केवल 1 सीट चाहिए, और 1 सीट के लिए 1-1 नंबर हमारे लिए कीमती है। वो 1 नंबर मुझे उस सीट से हटा भी सकता है और वो 1 नंबर मुझे उस सीट में शामिल भी कर सकता है, ठीक है। तो उपयोगिता समझो एक-एक प्रश्न की, एक-एक सब्जेक्ट की, एक-एक क्वेश्चन की, ठीक है। ये चीज हमारे सामने हो गई। अब बहुत सारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेबल में बच्चे होते हैं वो जनरली 12वीं पास होते हैं, और मैं अगर आप लोगों से बोलूँ तो जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस 10वीं तक का ही है। मतलब आपने 10th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ा है ना, वही इस सिलेबस में है, लेकिन बस फर्क इतना सा है कि हम जब स्कूल में होते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं चीज़ों पे, रटने पे ध्यान देते। एग्जाम में मैम ये 5 क्वेश्चन देने वाली है, रट लो, इसको लिख के ही तो आना है। बस यहाँ पर उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स की कंसेप्चुअल नॉलेज आपको पढ़नी है। तो प्रश्न ये उठता है, कहाँ से शुरू करें मैम, कहाँ पे ख़त्म करें, क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि आज के इस कंपटीशन युग में हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। हमें पढ़ना सब कुछ है, लेकिन उस सब कुछ में से वो पढ़ना है जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे एग्जाम में आता है। और अगर हम लोग बोले कि मैम ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में क्या आता है, तो आपके पास पिछले पेपर हैं बेटा, उठाओ उन्हें, एनालिसिस करो उनका। पिछली बिहार कांस्टेबल के जितने भी पेपर हैं उठाओ, एनालिसिस करो, देखो उसमें कि किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे गए, और उस विषय से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से पूछे गए, आपको अपने आप अंदाजा होगा। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं मैम मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो हम लोग आपके साथ हैं,
ठीक है। और हम लोग इसलिए साथ हैं क्योंकि हमारी पूरी उत्कर्ष की टीम जो है वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करती है और एनालिसिस करने के बाद अपना स्टडी प्लान डिजाइन करती है कि अगर ये वैकेंसी आती है आने वाले समय में तो बच्चों को किस तरीके से जो है वो पढ़ाया जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पिछले एग्जाम से पूछे जा रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर जो टॉपिक या कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चों के क्लियर किए जाएं, ताकि आने वाले एग्जाम में भी अगर वही प्रश्न बच्चों से पूछा गया और किसी दूसरे तरीके से भी पूछा गया तो हमारा बच्चा उस प्रश्न की तह तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी सूचनाएं आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।